बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और 5 और को यहां पर एक्विट कर दिया गया है। दरअसल ये मुद्दा है 2014 का, जब 2014 के अंदर जो डीयू के प्रोफेसर हैं उनको और साथ साथ 5 और लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है कि उनके माओवादियों के साथ लिंक है, माओइस्ट लिंक है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। फिर उनके ऊपर यूएपीए चार्जेस लगाए जाते हैं। फिर ये मुद्दा जाता है हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर सभी को एक्विट कर दिया जाता है 2022 के अंदर। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है और इस डिसीजन को चैलेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो एक्विटल किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा उस पे ऊपर स्टे लगा देता है। दोबारा ये मुद्दा हाई कोर्ट में सुना जाता है एंड उस हिसाब से दोबारा से अब क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने दोबारा इनको एक्विट कर दिया है। अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिर से आपकी सुप्रीम कोर्ट जा रही है ताकि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे चैलेंज कर पाए जो अभी डिसीजन आया है हाई कोर्ट का। दोस्तों डेट है आज की 6 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक बड़े ही दुखद एक घटना से स्टार्ट करते हैं। दरअसल में देखो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के अंदर एक रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कुछ लोग क्या गए, कुछ लोग डिनर करने वहां पे गए और डिनर के बाद जैसे आप जानते हो कि कई बार माउथ फ्रेशनर्स वहां पे सर्व किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी यही सेम चीज हुई कि उस रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर्स जो सर्व करे जाने थे उसकी जगह के ऊपर एक वेटर के द्वारा ड्राई आइस सर्व कर दिया गया। अब ये ड्राई आइस क्या होता है, देखो दरअसल में ना ड्राई आइस और कुछ नहीं, आपकी जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी का ही एक सॉलिड फॉर्म को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि देखो जब लोगों ने माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस को खा लिया तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे बॉडी के अंदर, उनके मुंह के अंदर छाले वगैरह हमें देखने को मिले एंड बहुत सारे लोगों के अंदर ना ब्लीडिंग वगैरह भी देखने को मिली। दरअसल में होता क्या है ना, ड्राई आइस की वजह से आपका जो माउथ है वो बर्न करने लग जाता है एंड साथ ही साथ आपकी फूड पाइप हो गया, आपके स्टमक हो गया, उसको भी ये रप्चर कर सकता है। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी हमें पिक्चर्स या वीडियोस वायरल हुई हैं पिछले दिनों के अंदर जो काफी एक खराब सिचुएशन को यहाँ पे दर्शाती हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं ड्राई आइस के बारे में। ये सॉलिड फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड की, इसको एज अ कूलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। आप लोगों ने ना कई बार देखा भी होगा जैसे एयरलाइंस वगैरह के अंदर इस तरह से ड्राई आइस को यूज किया जाता है। आपके आइसक्रीम हो गया, फ्रोजन डेजर्ट हो गया, इनको यहाँ पे स्टोर करने के लिए ड्राई आइस का यूजेज यहाँ पे किया जाता है। जैसे ही आप इसको कंज्यूम करते हो ड्राई आइस को, तो वो जो ड्राई आइस होती है ना वो दरअसल में आपकी गैशियस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग ना सब्लिमेशन के बारे में जानते होंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली कोई चीज है ना वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो बीच में लिक्विड वाली फॉर्म होती है वो आती ही नहीं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर भी यही चीज होती है, ड्राई आइस डायरेक्टली आपकी सॉलिड फॉर्म से, मतलब इस तरह की फॉर्म से डायरेक्टली वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाती है एंड इट इज यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ वेरियस आइटम्स। तो कूलिंग तो चलो एक चीज हो गया कि फूड इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन के अंदर, आपके एयरक्राफ्ट के अंदर यूज किया जाता है, रेस्टोरेंट बार्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ कई बार आपके जैसे वैक्सीन को सेव करना होता है, प्रिजर्व करना होता है, उनकी पोटेंसी को मेंटेन करना होता है, तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूज है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मूवीज वगैरह के अंदर भी ना ड्राई आइस को यूज करते हो। कई बार आप देखते हो ना कि देखने में कोई चीज बहुत ऐसे अच्छा इफेक्ट लेकर आती है, तो वहां पर भी ड्राई आइस का यूजेज होता है। बाकी पार्टीज वगैरह के ऊपर आप लोग नोटिस करते होंगे, कई बार जैसे लोग डांस कर रहे होते हैं तो उसमें जो हल्का हल्का धुआं नहीं आ जाता, वो भी वहां पर भी ड्राई आइस का ही यूजेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इस ड्राई आइस को स्किन के साथ आपके कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, आपकी स्किन के ऊपर बर्न्स वगैरह आ सकते हैं, कोल्ड बर्न जो होते हैं या फ्रॉस्ट बाइट होती है। एंड उसी तरह से अगर आप ड्राई आइस को कंज्यूम कर लेते हो तो ड्राई आइस कंज्यूम करने की वजह से आपका जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस CO2 के साथ, एंड जिससे आपकी अंदर जो आपकी स्टमक है, आपकी फूड पाइप है, आपके माउथ है, उसमें बर्निंग सेंसेशन हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको ड्राई आइस के बारे में जानने चाहिए। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ना आज थोड़ा ये PDF ऊपर नीचे हो रही है, बट आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों हमारा जो विश्वास दिवस है वो चल रहा है, उसका ऑफर्स और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो पूरे अफोर्डेबिलिटी एंड कहीं ना कहीं हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है इनमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा।
तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जैसे संकल्प 4.0 हो गया, प्रहार 2.0, टाइटन 2.0, ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप आने वाले अपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर कर सकते हो। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा प्रारंभ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे कि बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पर आप सेमेस्टर वाइज तरीके के अंदर तैयारी अपनी और भी बढ़िया कर पाओगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर्स हैं 10 मार्च तक अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहां पर जाके आप इनको कर सकते हो, इनके अंदर एनरोल कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज लॉन्चिंग ऑफ चक्षु। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये चक्षु है क्या। पहले मैं आपको ना संचार साथी पोर्टल के बारे में समझा देता हूं। देखो दरअसल में ना 2023 के अंदर सरकार ने इस पर्टिकुलर संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया। क्यों किया लॉन्च? देखो कई बार ना, जैसे मान लो आपके पास मोबाइल कनेक्शन है, ठीक है। अब कई बार होता है ना कि एक इंसान के नाम के ऊपर मल्टीपल मोबाइल कनेक्शन चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके ये चेक कर सकते हो कि भाई मेरे नाम के ऊपर ऐसा तो नहीं 3-4 सिम है और मैं यूज एक ही कर रहा हूँ। हो सकता है कई बार इस तरह से आपके जो मोबाइल कनेक्शन है उनके आप लेजिटिमेसी वगैरह को चेक कर सकते हो। तो कहीं ना यहाँ पे फोकस ये रहता है कि मोबाइल कस्टमर सिक्योरिटी मेंटेन रहे एंड लोगों को हम एम्पावर कर पाए। साथ में आप लोगों का कई बार यार जैसे मोबाइल भी चोरी हो जाता है या फिर मोबाइल गुम हो जाता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल का, आपकी जो सिम कार्ड है उसका कोई भी इंसान मिसयूज ना करे, वो सारा भी आप यहाँ पर उनको भी यहाँ पे आप संचार साथी पोर्टल के माध्यम से ब्लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली ना ये सारे आपके फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट करने में या कम करने के अंदर आपकी मदद करता है। दैट इज योर संचार साथी पोर्टल। ये तो हमें पता था सर, 2023 में लॉन्च किया गया था, पर ये बताओ आप चक्षु क्या है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना चक्षु की, यहाँ पर क्या होता है ना, आपके जो भी मैसेजेस, नंबर्स या फिर फिशिंग अटेम्प्ट्स होते हैं उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो दिन भर ना आपको भी कुछ कॉल्स वगैरह आते होंगे, कुछ तो कॉल्स होते हैं आपके बैंक वगैरह के कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना। एक होते हैं ये तो, ये वाला चलो ठीक है, ये तो बैंक की ही तरफ से ही आ रहे हैं, पर कुछ होते हैं कुछ गड़बड़ वाले कॉल्स, वो कहीं ना आपसे पैसा हटाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरह से। आपको बोल देंगे कि सर आपका केवाईसी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपना ओटीपी दे दीजिए, या फिर और तरह से कई बार आपको वेबसाइट्स के ऊपर आपको कई बार ईमेल आपको वगैरह आते हैं, वो आपको कुछ ऐसा लिंक क्लिक कराने की कोशिश करते हैं जो कि जिससे कुछ ना कुछ आपके पैसे निकाले जा सकते हैं। कई बार सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से ना क्या हो सकता है, आपको फ्रॉड करने की कुछ लोग ना कोशिश करते हैं, राइट। और कई लोग यार इसके चक्कर में आ भी जाते हैं ऐसी चीजें के साथ साथ। तो अब पता आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या जाना है, आपको जाना है इस संचार साथी पोर्टल में चक्षु के ऊपर, ठीक है। वहां जाके ना आप एक फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर जैसे आप बताओगे कि भाई क्या कहाँ पे मैसेज आया आपको, एसएमएस था, कॉल था, मेल था, व्हाट्सएप था, कहाँ पे था, वो आप वहां पे सिलेक्ट करोगे। वहां पर आप स्क्रीनशॉट डालोगे उस चीज का, राइट। और जैसे आपने स्क्रीनशॉट डाला और जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी डाली, तो हुआ होगा पता क्या, जिस भी नंबर से आपको ये मैसेजेस वगैरह आ रहे थे या फ्रॉड करने के, तो सरकार कोशिश करेगी उस नंबर को या तो ब्लॉक करवा दे, मतलब थोड़ी और रिसर्च करेगी सरकार उसके बारे में, या फिर उस बंदे को बोलेगी भैया आप दोबारा से अपनी केवाईसी करवाओ जिस भी नंबर से ये चीजें आ रही हैं। और अगर सरकार को लगेगा कि हाँ सच में कुछ ना कुछ वहां पे वो बंदा सामने वाला कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो उसके सिम को ब्लॉक किया जा सकता है। उस पर्टिकुलर नंबर के साथ जो भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं उनको हम फ्रीज करवा सकते हैं। तो बेसिकली पता क्या है कि जो फ्रॉड्स वगैरह लोगों के साथ हो रहे हैं ना, उन फ्रॉड्स को हम कम कर पाए, ये यहाँ पर इसका फोकस रहेगा। और किसी इंसान का अगर मान लो पैसा अटक गया है, पैसा गलती से कहीं और चला गया है, तो सरकार वो भी कोशिश करेगी उस पैसे को निकलवाने की। तो ये चक्षु पोर्टल उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा एक और चीज भी लॉन्च हुई है, दैट इज डीआईपी, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। यहां पर क्या होगा, डीआईपी के माध्यम से आपका जो साइबर क्रिमिनल डेटा है ना, वो अलग अलग पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होगा, आपकी जैसे बैंक्स हो गया, आपके मीडिया साइट्स हो गया, सोशल मीडिया साइट्स, आपके वॉलेट प्रोवाइडर्स, ताकि यहाँ पर भी ना आपकी जो साइबर क्रिमिनल डेटा है उसको हम आपस में यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं ये साइबर फ्रॉड वगैरह से बचा पाए। ये यहाँ पे फोकस रहेगा चक्षु का एंड डीआईपी का, आप समझ गए होंगे बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, दैट इज अंकुर वाट टेम्पल। देखो आज से 3-4 महीने पहले मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस किया था, बट इट इज बिन लॉन्ग टाइम, 100 दिन से हो चुका है, तो दोबारा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है, कंबोडियन गवर्नमेंट ने ना कुछ लोगों को एविक्ट किया है जो कि इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में रहते थे। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुका है।
पहले तो इसकी लोकेशन जानो, ये आपको कंबोडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अंकुर वाट टेम्पल। दरअसल में इस टेम्पल को बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन टू, जो कि आपके खाइमर एम्पायर यानी कि कंबोडियन एम्पायर के ही आपके किंग माने जाते हैं। ये टेम्पल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेम्पल के अंदर आपको हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस एंड साथ ही साथ आपके बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाता है। पहले ये स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो लॉर्ड विष्णु को ही डेडिकेटेड था, बट बाद में इसको बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। आज के समय के ऊपर दोनों के आपको हिंदुज्म और बुद्धिज्म के आपको अलग अलग अंश इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, लास्ट ईयर की ही बात है कि अंकुर वाट को दुनिया का 8वां अजूबा माना गया था और इसकी जगह जो पोम्पेई इटली है वो नहीं माना गया था। मतलब दोनों में कंपटीशन था जिसमें अंकुर वाट कंबोडिया जीत गया था उस कंपटीशन को। अब मैं अगर आपको थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं ना, तो दरअसल में ना देखो, जैसे हर किसी धर्म के अंदर अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, तो एक बिलीफ ये भी है कि जो भगवान लोग हैं ना वो रहते हैं माउंट मेरू के अंदर। एक माउंटेन है माउंट मेरू के नाम से, वहां पर भगवान रहते हैं। ठीक है, इस माउंटेन के अंदर ऐसा माना जाता है कि 5 शिखर आपको देखने को मिलते हैं, 5 चोटियां देखने को मिलती हैं। तो दरअसल में जो टेम्पल बना है ना, इसके अंदर भी इसी तरह से 5 चोटियां बनाई गई हैं जो कि माउंट मेरू को ही यहाँ पे सिंबलाइज करती हैं। ऐसा मानते हैं कि भगवान यहाँ पे रहते हैं इस माउंटेन के ऊपर। ठीक है ना, उस माउंटेन के आसपास आपको पानी देखने को मिलता है, एक समुद्र सा देखने को मिलता है। तो दरअसल में अंकुर वाट के बाहर ये जो आप पानी देख रहे हो, ये एक्चुअली पूरा माउंट मेरू को ही डिपिक्ट किया गया है कि हाँ यार ये माउंट मेरू ही है। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर पिक्चर से ये चीजें समझ पाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज माउंट मेरू एंड किस तरह से टावर्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। बाकी अगर आप और देखना चाहो, ये 400 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग आपका एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी तो ठीक है ना, बाकी तो चीज़ें ठीक ही हैं। ठीक है, जैसे ये मोट का मतलब होता है, यहाँ पे पानी की बात करी गई है, यहाँ पे डिफेंस भी इसको प्रोवाइड हो जाता है, प्लस ये माउंट मेरू का अच्छे से डिपिक्शन भी यहाँ पे बता देता है। तो बुद्धिज्म और हिंदुज्म के अंदर जो भी आपके डिटीज है, जो भी स्टोरीज हैं, बिल्कुल उसके साथ ये लिंकेज होती है इसकी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। देखो, अगर आप 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपने पहले भी सुना होगा नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के रिगार्डिंग। जब आपने पिछली बार सुना था 2-3 साल पहले, तब बात हो रही थी कि भैया इसको बनाया जाएगा। अब क्या बात हो रही है? अब बात ये हो रही है कि भाई ये बन चुका है, ये रेडी हो चुका है, अब इसको यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। कहाँ? पटना, बिहार के अंदर। तो पहला इंडिया का डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जिसको ओपन कर दिया गया है। अब इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा इनको प्रोटेक्ट करना। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को, इनको प्रोटेक्ट करने का मेन मकसद यहाँ पे रखा गया है। तो बिल्कुल पटना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा, गंगा नदी के बिल्कुल ये किनारे ही आपको ये रिसर्च सेंटर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम ना डिस्कस करते हैं पहले गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। देखो, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से मतलब है, एंड इसको ना SU सूसू के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली होता क्या है ना कि जब ये चलते हैं तो ये हंट करने की कोशिश करते हैं। हंट कैसे करते हैं? हंट करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को एमिट करके। जैसे ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को एमिट करेंगे, सामने जो भी होगा उसके साथ ये स्ट्राइक करेगी अल्ट्रासोनिक साउंड एंड वापस आएंगी। इस तरह से ना अपने दिमाग में ये देख लेते हैं कि सामने कौन है, इसीलिए इनको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। इनको ऑफिशियली डिस्कवर किया था 1801 के अंदर। दे आर ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ द गेंजिस। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो दुनिया की जो 4 मेजर फ्रेश वाटर आपको डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं, उनमें से एक है। बाकी कौन सी हैं? यांगसे रिवर चाइना के अंदर जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इंडस रिवर पाकिस्तान के अंदर जिसको इंडस डॉल्फिन आप बोलते हो, अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका, वहां पर भी आपको इस तरह डॉल्फिन्स, आपको फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स देखने को मिल जाएंगी। ये ब्लाइंड होती हैं, ये भी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये जो मैं बात कर रहा था ना, इसी बात को क्या बोलते हैं? इकोलोकेशन। ठीक है ना, इकोलोकेशन के अंदर क्या होता है? बेसिकली आप साउंड बताते हो एंड उससे वो सामने वाले आपके ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक करके हमें पता लग जाता है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितनी दूर है, उस हिसाब से आप उसको यहाँ पे कर पाओगे। इंडिकेटर की तरह काम करती हैं, क्योंकि देखो ये मैंने कैसे बताया कि ये फ्रेश वाटर स्पीशीज फ्रेश वाटर के अंदर मिलती हैं। तो अगर मान लो कहीं जगह के ऊपर इनकी पॉपुलेशन ना देखने को मिले, इसका मतलब वहां का जो इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, वो ठीक से वो अच्छा नहीं है। इनका आप IUCN स्टेटस देख सकते हो, ये आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड WPO के अंदर ये आपके शेड्यूल 1 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती हैं। इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल के अंदर ये आपको देखने को मिलती हैं। इनकी जो पानी जिसमें ये रहती हैं वो 5 to 8 फीट डेप्थ में होना चाहिए। तो इस एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, या तो अकेली होते हैं या फिर ये छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग गंगेटिक रिवर डॉल्फिन।
अब ये जो आपका नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, यहाँ पर एक तो इनको कंजर्व किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपका इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर ये काम करेगा, एंड लोगों के अंदर अवेयरनेस, एजुकेशन, इंपॉर्टेंस इसकी समझाई जाएगी। साथ ही साथ आपके फिशरमैन को भी ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप फिशिंग करते समय इन डॉल्फिन्स को सेफ रख सकते हो। ये सारे काम बनेंगे किसके? आपके इंडिया का जो पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहाँ पे हमें पटना बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पंजाब हिमाचल डिस्प्यूट ओवर शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्या मुद्दा है? देखो दरअसल में ना मुद्दा काफी हिस्टोरिक है। अगर हम बात करते हैं 1925 की, यानी कि आज से लगभग 99 ईयर्स पहले, तो 1925 में क्या हुआ, एक यहाँ पर ना ब्रिटिश एरा के अंदर एक हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उस समय 1925 के अंदर ये पंजाब को लीज के ऊपर दिया गया। देखो उस समय तो हिमाचल प्रदेश था नहीं, ठीक है, वो तो स्टेट बाद में बना, तो उस समय पंजाब को ये लीज के ऊपर दिया गया। तो लीज जो एग्रीमेंट था ना, वो साइन किसने किया? एक तो आपके उस समय मंडी के जो राजा थे उनके द्वारा, जो राजा जोगेंद्र बहादुर हैं, एंड साथ ही साथ एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे कर्नल बट्टी, ठीक है ना, इनके बीच में ये साइन हुआ। अब 1925 को ये साइन हुआ था, कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। सर ये तो मतलब हो गया 2024। हाँ जी बिल्कुल, 99 ईयर्स अब इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही 99 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुद्दा आ चुका है भाई कि अब इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? क्या हिमाचल प्रदेश का अब कंट्रोल आएगा या फिर पंजाब का ही कंट्रोल कंटिन्यू रहेगा? अब दोनों दिक्कतें यही है। मतलब हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सुक्खू जी, वो कह रहे हैं कि पंजाब को वो क्लेम करने नहीं देंगे इस चीज के ऊपर। भले अब टाइम खत्म हो गया, 99 ईयर्स आर ओवर, नाउ पंजाब शुड नॉट कंट्रोल दिस। एंड ऊपर से इनका ये भी आरोप है कि पंजाब भाई इस पर्टिकुलर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको ना अच्छे से मेंटेन कर रहा है, ना ही कुछ और चीजें कर रहा है। पंजाब का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पंजाब ही हमेशा इसको कंट्रोल करता आया है। और इनफैक्ट ना 1967 के अंदर भी, जब आपका 1966 और 67 इन दोनों सालों के अंदर जब कहीं ना कहीं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस समय भी ये बात करी गई थी कि जब पंजाब से जो डिवीजन हुआ पंजाब का, उस समय भी ये बात करी गई थी कि पंजाब का लीगल कंट्रोल इसके ऊपर मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी मेजर इशू बन चुका है दोनों स्टेट्स के अंदर कि अब एक्चुअली मुद्दा जाएगा कहाँ पे। इवन पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया है। अब क्योंकि 99 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेंटर ने भी बोला है कि कुछ समय के लिए हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं, कि जो जैसे चल रहा है अभी थोड़े टाइम के लिए वैसा चलने दो, फिर हम उसके ऊपर देखते हैं कि किसका कंट्रोल कैसे आएगा। ये मुद्दा था शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, पंजाब को लीज के ऊपर दिया गया था, वहां के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने यहाँ पे साइन किया था, एंड कहीं ना कहीं जो मंडी के रूलर थे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट इस तरह से साइन हुआ था। फर्स्ट स्टेज को यहाँ पे कमीशन कर दिया गया था 1932 के अंदर, साइन मैंने आपको बता ही दिया। एंड इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना, ये यहाँ पे उल रिवर, ये आप नाम ध्यान रखिएगा, जो कि ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। कहाँ लोकेटेड है? आपका जोगिंदर नगर, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे आप ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर दे देता हूँ। बांग्ला मुस्लिम की बात कर रहे थे, तो ये वेस्ट बंगाल के साथ लिंक था, तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो 1940 के अंदर नहीं, 1906 की ये बात है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, जो जीआई टैग है वो ग्रांट करता है, जीआई रजिस्ट्री बिल्कुल, पर ये न्यू दिल्ली के अंदर नहीं, आपका ये चेन्नई के अंदर ये सिचुएटेड है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करूं अगर मैं चौथे स्टेटमेंट की, MH60R सी हॉक की, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स देखे भी थे, तो दिस इज करेक्ट। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहला होमवर्क आपका रहेगा थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड है, कुछ बॉडीज की यहाँ पे बात करी गई है, काफी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, मल्टीपल टाइम इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा आपका इकोनॉमिक्स से बीटा के अंदर, कि बीटा क्या होता है फाइनेंस की टर्म्स के अंदर, कोशिश कीजिएगा इसको भी अटेम्प्ट करने की। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं ना कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो प्रोविंसेस से आए थे, वो किस तरह से थे। देखो दरअसल में अगर आप जानते होंगे, जो असेंबली बनी थी उसके अंदर टोटल 389 मेंबर्स हमें बताए गए थे, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी, एंड 93 जो थी वो आपकी प्रिंसली स्टेट्स की थी। जो तो आपके प्रिंसली स्टेट से आपके जो आपके रिप्रेजेंटेटिव आने थे,
उनको तो डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया गया था आपके हेड्स के द्वारा, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के थे। जब मैं बात करता हूँ ना ब्रिटिश इंडिया की, तो यहाँ पर टोटल 292 जो सीट्स थी वो आपकी गवर्नर प्रोविंसेस को दी गई थी, एंड जो आपकी 4 सीट्स थी वो आपकी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को दी गई थी। अब इनके अंदर जो एलोकेशन था ना, वो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके अंदर इलेक्शंस हुआ, एंड उस बेसिस के ऊपर मतलब वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो दरअसल में यहाँ पे ना दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंसेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो बात करता है प्रिंसली स्टेट्स की, तो वो तो नॉमिनेट हुए थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए थी। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बना, महात्मा गांधी इसका पार्ट नहीं थे, तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे आप देख भी सकते हो। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था 2020 का एक पॉलिटी का क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है कि अगर मान लो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। पर अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करता हूँ, पहला स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 मंथ इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट। देखने में शायद ये आपको स्टेटमेंट ठीक लगेगी, पर अगर आप एक बार नोटिस करो, जब हम बात करते हैं वोटिंग की, तो भैया वोटिंग कौन कर सकता है? जो 18 साल से ज्यादा उम्र का होता है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब वो अपने आप को वोटर की तरह एलिजिबल है। पर अगर मैं बात करता हूं हु इज एलिजिबल टू बी एन एमएलए, तो वहां पर कम से कम एज कितनी होनी चाहिए सर? 25 साल होनी चाहिए। तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? अगर कोई मान लो बंदा 20 साल का है, तो भैया वो वोट तो कर ही सकता है, ही इज एलिजिबल टू वोट, पर वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो एमएलए नहीं बन सकता। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से आपको कई बार कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि आरओपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत अगर कोई पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया कोई क्रिमिनल ऑफेंस के लिए फॉर, ठीक है ना, 5 साल के लिए, तो उसको परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसा देखो नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम पढ़ेंगे ना सेक्शन 8 को, तो उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि अगर कोई पर्सन को यहाँ पर कम से कम 2 सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस दिया गया है, तो वो क्या होगा, जितना देर उसकी कन्विक्शन है वो तो टाइम डिस्क्वालीफाई रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके 6 साल बाद तक। ठीक है, मान लो अगर किसी को 4 साल की सजा है ना, तो 4 साल तो डिस्क्वालीफाई ही है, निकलने के बाद 6 साल और वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो दिस इज 6 years, नॉट परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दरअसल में आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।